हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन में आपका। जैसे कि सूचना कभी भी आ सकता है, तो आप लोग पर डे एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर देते रहें, जिससे आपको लाइब्रेरी साइंस ना भूलें। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए रोज़ रात 8 बजे ललिन एकेडमिक के द्वारा लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप लोग ज़रूर दें। और चलिए, आज पार्ट 2 वीडियो है, तो जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज का पहला सवाल, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? और मैं माफ़ी चाहूँगा, बगल में स्कूल चल रही है, तो जिसके कारण आवाज़ आ सकती है बच्चे लोगों का, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल इसका आंसर बताएं, जो जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी होगा, डॉक्टर रंगनाथन जी का होगा। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया है। और आपको एक सवाल और है कि डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम कोड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका, इसकी स्थापना 1753 ईस्वी में हुई थी, 1753 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। चलिए, डीडीसी मतलब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? और एक पॉइंट आप जान लीजिए कि 20वां संस्करण से ही ओसीएलसी द्वारा प्रदान कर दिया गया, उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। तब ओसीएलसी ही हैंडल करता है डीडीसी को। ये पॉइंट पिछला बार में आया था प्रैक्टिस सेट में, जो 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 देखे होंगे उनको याद होगा। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका ईस्वी होगा 20वां संस्करण आपका 1989 ईस्वी में 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। बी होगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फोर्थ सवाल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन आज़ादी के बाद कौन बने? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सवाल आपसे नॉर्मल पूछ सकता है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा BS केशवन जी पहले नेशनल लाइब्रेरी के अध्यक्ष के रूप में लाइब्रेरियन रहे हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल रहा है, आपसे कई बार पूछेगा। और जान लेते हैं, BS केशवन को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ठीक है, और केशवन ने भारतीय पुस्तकालय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पुस्तकालय सेवा में विकास को योगदान दिया। चलिए अब 5 क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, बहुत ही मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन आया है, तो ध्यानपूर्वक रखिएगा और क्वेश्चन जज कीजिएगा कि थ्योरी एक्स और वाई कहाँ से पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्योरी एक्स और वाई का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका सी होगा, इसका आंसर डगलस मैकग्रेगर। याद रखिएगा, मैं 100% कहता हूँ कि ये सिद्धांत आपसे पूछेगा ही पूछेगा, थ्योरी एक्स और वाई। और एक्स और वाई के बारे में मैं बता देता हूँ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बारे में होता है। ठीक है, जिस तरह से वाई आप देख रहे हैं, मतलब आपका पुस्तकालय में सेवा के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि आपको हर सुविधा प्रदान की जा सकती है। और एक्स का मतलब होता है आप सीधा एक लैंग्वेज में सीख सकते हैं, तो कामचोर व्यक्ति जिसको आता नहीं है ऐसे ही लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लिया है, तो उसके लिए एक्स का सिद्धांत डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल और एक पॉइंट और बता देता हूँ कि यह सिद्धांत 1960 ईस्वी में उनकी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ये बुक भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, और 1960 ईस्वी भी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन करता है? तो 6 का आंसर होगा आपका बी, ज्ञान की प्रकृति और दायरे का करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। ये दर्शन शास्त्र
की एक प्रमुख शाखा है जो ज्ञान के स्रोत और औचित्य और सीमाओं से संबंधित है। ठीक है, एक लाइन से समझ सकते हैं आप। आईएसबीएन नंबर, आईएसबीएन नंबर में कितने अंक 2007 से पहले और बाद में पूछ रहा है। तो मैं बता देता हूं कि 1 जनवरी 2007 से आपका 13 डिजिट का हो गया था और 1 जनवरी 2007 के पहले आप बोल सकते हैं तो 10 डिजिट का हुआ करता था आईएसबीएन नंबर। तो इसका आंसर होगा बी। और आईएसबीएन नंबर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि आरआरएलएफ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन, लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब यूके का है। ठीक है, का इफ्ला में विलय कब हुआ और इसका नया नाम क्या हुआ। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, LA। ठीक है, तो इसका मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको कि ये सबसे पहले ये 2002 में विलय हो गया था। इसका नाम क्लिप कर दिया गया है। ठीक है, क्लिप कर दिया गया है। इफ्ला कब बना, तो 1927 ईस्वी में बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल 9 क्वेश्चन पे आते हैं कि डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियां किस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि इसका आंसर होगा सी। लेखक, शीर्षक और विषय सभी एक वर्णात्मक क्रम में की जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, कॉपीराइट का अर्थ क्या है। कॉपीराइट का अर्थ क्या है कि इसका आंसर होगा ए, साहित्य और कलात्मक कार्यों के रचनाओं को दिए गए विशेष अधिकार में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाठक का समय बचाओ, ये पुस्तक विज्ञान का कौन सा सूत्र है। तो 11 का आंसर आपको नॉर्मल है, 4th लॉ में आएगा। ठीक है, ये सब आपका 5 लॉ याद रखना अनिवार्य है। 12 क्वेश्चन देखिएगा कि सीसी का कौन सा संस्करण पूरी तरह से मुक्त फ्री फैक्ट पर आधारित है। तो सीसी का मैं बता देता हूँ कि ये 3 भाग में बटा हुआ है सीसी। ठीक है, सीसी 3 भाग में बटा हुआ है, जैसे कि आपका 6ठा एडिशन हो गया। ठीक है, और 7वां एडिशन, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। 7वां एडिशन तो हुआ नहीं है, लेकिन 6ठा एडिशन आपका फ्री फैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 13 क्वेश्चन पे कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का उदाहरण क्या है। 13 क्वेश्चन देखिएगा। मैं अनुरोध करूंगा जिनको आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको याद होगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट बनेगा आपको। फिलहाल 13 का आंसर होगा आपका ए, होगा इसका आंसर। ठीक है, प्राइस बोला जाता है, इसका बारे में मैं बता देता हूँ आपको। प्रिजर्व कॉन्टेस्ट इंडेक्स सिस्टम बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए डेरेक ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 14 क्वेश्चन देखिएगा कि ISBD, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका 14 का आंसर होगा आपका सी। इफ्ला के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ईस्वी याद रखिएगा, तो 1971 ईस्वी में ISBD का सबसे पहले उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान का सुगम बनाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है कि भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य के लिए था। ये 15 का, और 15 का मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि रंगनाथन कहाँ से सबसे पहले लाइब्रेरी के पोस्ट पे काम किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए मद्रास में सबसे पहले काम किए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा फिलहाल मद्रास में। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री का सीसी में क्या है। सीसी में क्या है,
CCC मतलब इसका हो जाएगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है 16 का। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका वर्ग निर्देश प्रविष्टि को बोला जाता है। ठीक है, और कैसा लग रहा है क्लास कमेंट में करके जरूर बताइएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और मैं एक नोटिस मैं बता देता हूँ कि 30 जनवरी को बिहार बोर्ड मतलब आपका लेट एग्जाम का हो सके तो, जब आपको याद होना चाहिए कि 5 जनवरी को आंदोलन हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 30 तारीख का डेट दिया गया था कि 30 तक आप रुक जाइए, मैं डेट फाइनल बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 30 तारीख क्यों वेट मत कीजिए, क्योंकि अचानक बाई चांस दे दिया तो आप परेशान हो जाइएगा। इससे अच्छा है कि डेली प्रैक्टिस सेट मेरे साथ जुड़े रहें। तो फिलहाल 17 क्वेश्चन आते हैं एग्रीस। ठीक है, एग्रीस क्या बोलता है कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रबंधित किया गया है। तो 17 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका FAO के द्वारा। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया गया है। तो चलिए 18 में आते हैं, DDC के 21वें संस्करण के संपादक कौन है। तो 18 का आंसर होगा आपका डी, जॉन एस मिशेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब ये हुआ है तो 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट और कि आपको बताए थे कि 20वां संस्करण जब से हुआ है, सॉरी 20वां नहीं 18वां संस्करण से, ठीक है, तो वो आपका चेंज कर दिया गया है, OCLC के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, मैं सॉरी कन्फ्यूजन हूँ, 20वां ही संस्करण है शायद। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में कर सकते हैं जो जानते हैं। CC 19 क्वेश्चन आइएगा, कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो 19 का हो जाएगा आपका बी, 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20वां क्वेश्चन, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस LLIS डेटाबेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 20 का आंसर होगा ए, प्रोक्यूट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में थोड़ा रहता है इसका। और EBSO के द्वारा किया जाता है, EBSCO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं बता देता हूँ फिर से कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लेट एग्जाम के लिए। फिलहाल 21 क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका सी, किसी विशिष्ट पर सभी पुस्तकें खोजना। आपको पता है तो कमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल 22 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि जीरो बेस्ड बजट ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये कब आया और कब नहीं और किसके द्वारा। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको कि ये जीरो बेस्ड बजट आपका आंसर होगा आपका बी, प्रत्येक गतिविधि को नए सिरे से औचित्यपूर्ण ठहराना। मतलब जीरो बेस्ड मतलब शुरू से फिर से बजट शुरू तैयार करना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये आप याद रखिएगा। ये 1970 में पीटर फायर, मैं कंफ्यूजन हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पीटर फायर ही शायद था। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, तो मैं कंफर्म होकर मैं बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से हट गया। फिलहाल 23 क्वेश्चन है कि RRLF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 23 का आंसर होगा आपका बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है आपका, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के ही द्वारा देखा जाता है, इसका देखभाल किया जाता है। और RRLF आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है। फिलहाल 24 क्वेश्चन है कि RDA किसका स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है। मतलब 2010 में RDA के हटा के आपका ACR2 को, मतलब इसका आंसर होगा ACR2 को हटा के RDA कर दिया गया है। ठीक है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी सवाल है, याद करना इंपॉर्टेंट था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में
पहला पीएचडी किसने प्रदान किया है। ये सब आपका बिहार साक्ष्य क्षमता में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जो जो बिहार साक्ष्य क्षमता में आया है मैं बताता चलूँगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आया ही आया है। तो फिलहाल 25 का आंसर होगा आपका सी, डॉक्टर DV कृष्ण जी राव कब किए हैं, तो 1957 में किए हैं। तो पीएचडी शुरू कब हुआ, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ, तो इसका आंसर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ, 1951 में हुआ है। ठीक है, तो 1951। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए अब 26 क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट ईयर बुक क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि स्टेटमेंट ईयर बुक आपका एक विभिन्न देशों के बारे में सांख्यिकी और ऐतिहासिक जानकारी का एक विश्वसनीय बात करता है, मतलब स्रोत है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसको आप स्टेटमेंट ईयर बुक के नाम से याद रखिएगा। आपसे हो सके तो पूछ सकता है ये सवाल। और मैं बताता चलूँगा कि जो खास तौर पे कि कौन सा एग्ज़ाम में बिहार साक्ष्य क्षमता में पूछा है क्वेश्चन, जैसे कि नेवाक चार्जेस सिस्टम में कितने खंडों का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका सी, 3 खंडों में इसको प्रकाशित किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं बता देता हूँ 3 खंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक कार्ड याद रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा बुक कार्ड जो होता है, जो पुस्तक में रखा जाता है, और एक आपका होता है बोरोअर कार्ड, और एक या रीडर कार्ड बोल सकते हो उसको। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और 28 क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल क्लाउड कंप्यूटर क्या है, क्लाउड कंप्यूटर का पुस्तकालय के लिए क्या लाभ होता है, तो 28 का आंसर होगा आपका ए होगा, डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर तक पहुंच की लागत कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूडीसी किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो यूडीसी आपका 29 का आंसर होगा, डी होगा। इसमें लगभग पक्षात्मक संश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चन होने जा रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है, तो स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है, तो 30 का आंसर होगा बी, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए 31 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लुएट किस प्रकार के पुस्तकों के लिए नेटवर्क है, तो 31 का आंसर होगा सी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि ललिन एकेडमिक के ही द्वारा ये ललिन लाइब्रेरी बना है, जो आपके प्यार और साथ के साथ ये 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ चुका है। और मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ख़ास तौर पे लाइब्रेरी के साथ साथ जीके भी पढ़ना अनिवार्य है। जैसे कि बीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम हो या अन्य टीचर का भी एग्ज़ाम हो, तो वो देख सकते हैं। 1 लाइनर बुक कंप्लीट किया जा रहा है, एनसीईआरटी 60 संग्रह, तो आप लोग ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ललिन एकेडमिक देख सकते हैं ऊपर में आप, ललिन एकेडमिक का है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि एक लाइब्रेरी पढ़ने से ही काम नहीं चलने वाला है। जीके जीएस भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, जैसे हिस्ट्री हो या पॉलिटी या साइंस, या आपसे एनटीपीसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी किया जाता है, परंतु आप इस पे फोकस कीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपका लाइब्रेरी साइंस है उतना ही आपका मेरिट बनाना है। तो आप जीके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आजकल में 20,000 हो या 10,000 या 15,000 में डिग्री खरीद लिए हैं ज़्यादातर लोग। तो ये मत समझे कि उन लोग डिग्री बस खरीद के बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई का क्या मतलब है। तो उनका एक जान लीजिए इंपॉर्टेंट कि उन लोग का जीके जीएस बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि उनको जीके जीएस पढ़ाई कर रहे होंगे। लाइब्रेरी ना पढ़े बात अलग है। तो एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद, कि 80 नंबर का आपका खास तौर पे लेट में एग्ज़ाम आएगा, और प्लस आपका 40 नंबर का आपका हो सके तो जीके जीएस आएगा, और आपका फिर हिंदी और इंग्लिश मिला दिया जाए तो 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आएगा। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का लेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यही संभावना बनेगा।
तो इसके लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस करें। जितना इंपॉर्टेंट आपका 80 मार्क्स में से हार्डली आप जितना भी पढ़े लिखे हों तो उसमें से आप 60 और 70 के बीच में ही लाइएगा। जो ज़्यादातर पढ़े हैं तो जो रेगुलर लगे हैं, ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, उनके लिए फिर तो ये मुश्किल है 60 और 70 लाना। तो ये इतना नंबर लाना तो ठीक है, और परंतु उसके बाद जीके में आप नहीं लाते हैं, 10 नंबर लाते हैं या 15 नंबर, तो आपका सोचिए कि ये 60 और 10 जोड़िएगा तो 70 नंबर ही आता है। और जिनका जीके जीएस ठीक होगा, वो खुद बीपीएससी टीचर वाले भी बहुत लोग भरे हैं इसमें, तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनको पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको जीके में बाई चांस आपका 25 से 30 नंबर आता है और आपका 50 या 45 भी आता है, तो आपका सोच सकते हैं कि आपसे ज़्यादा नंबर 75 नंबर ला के बैठ जाएंगे। अब मेरिट का चांस इन पे बनेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा इन पे कि आप लोग ज़बरदस्त अपना तैयारी रखें, ठीक है। तो जीके भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेलिन एकेडमी का आपका एनसीईआरटी बुक कंप्लीट किया जा रहा है और जीके के लिए एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल का एग्ज़ाम में लूसेंट से बहुत ही कम सवाल आ रहा है, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 क्वेश्चन पे कि सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किससे संबंधित है। तो सीआरजी किससे संबंधित है, तो 32 का आंसर होगा वी, वर्गीकरण अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का मेन एंट्री की शुरुआत किसने की। तो 33 का आंसर होगा आपका ए, होगा इसका आंसर, सॉरी सीसी 33 का हो जाएगा ए, हो जाएगा आंसर आपका, सॉरी मैं पढ़ाते पढ़ाते कन्फ्यूजन हो चुका हूँ। आपका 32 का आंसर बताया कि नहीं बताया, तो 32 का आंसर आपका वी होगा, वर्गीकरण अनुसंधान से संबंधित है, सॉरी। और सीआरजी आपका 1952 में लंदन में स्थापित किया गया था और 1968 तक सक्रिय रहा, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा, सीआरजी को क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप बोला जाता है इसको। और क्लासिफाइड में क्या है, मेन एंट्री की शुरुआत किससे होती है, तो इसका आंसर होगा 33 का आंसर होगा आपका ए होगा, अग्र अनुभाग में होता है, ठीक है। लीडिंग सेक्शन बोला जाता है इसको, लीडिंग सेक्शन। सीसी में पूछेगा कितने सेक्शन होते हैं, तो 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। नेशनल लाइब्रेरी याद रखिएगा कौन कौन, और अमेरिकन और ब्रिटिश का 2 याद जरूर रखिएगा। तो फिलहाल 34 का आंसर होगा 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेटा माइनिंग क्या है। तो डेटा माइनिंग क्या है आपका, तो बी होगा इसका आंसर, बड़े डेटा सेट और उपयोगिक जानकारी और पैटर्न को निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल 36 क्वेश्चन पे आते हैं, फेयर यूज की अवधारणा किससे संबंधित है। तो फेयर यूज आपका किससे संबंधित है, जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं। तो 36 का आंसर होगा एसएससी कॉपीराइट कानून से संबंधित है। डीडीसी में 00 का वर्गीकरण किसको दर्शाता है। इसमें 10 मेन क्लास होता है, याद रखिएगा 10 मेन क्लास से आपका 2 या 3 सवाल जरूर पूछेगा। जैसे कि ये सवाल देख रहे होंगे कि 00 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा समान विषय, ठीक है। समान मतलब जनरल, ठीक है। कंप्यूटर जैसे आता है उसमें सूचना या सामान्य कार्य के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी आप कंपटीशन का बुक देखते हो या मतलब जो भी स्पेशल, जैसे कि हिस्ट्री का हो जाता है तो वो आपका अलग चल जाएगा, फिर 800 में आ जाएगा वो, सॉरी 900 में आ जाएगा, तो लेकिन वो अलग हो जाएगा। लेकिन जो जनरल आपका कंप्यूटर का बुक हो गया या अलग जो भी बुक प्रकाशित होता है उसमें 00 ही दिया जाता है, तो याद रखिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोगकर्ता अध्ययन यूजर्स स्टूडेंट किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं, तो 38 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोहा क्या है। कोहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देता है। ये होगा, ये ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली है,
ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के भर विभिन्न प्रकार के आकार पुस्तकालय द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर कोहा का उपयोग किया ही जाता है। चलिए 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं। आज का 14 क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल 14 क्वेश्चन है कि बॉल पिक्चर प्रिंसिपल किससे सहायक है। जो मैं बताया हूँ आपको कि जीके और लाइब्रेरी दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ने से आपका जॉब नहीं होने वाला है, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिलहाल 40 का हो जाएगा बी, पक्ष अनुक्रम फैक्ट होगा इसका निर्धारण में है। ठीक है, तो फिलहाल 41 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं। इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपके लिए डेली प्लेटफॉर्म बुक का कंप्लीट किया जाएगा। 30 तारीख तक आप लोग रेगुलर इसी तरह बने रहें, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से नोटिस आता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग ध्यानपूर्वक लगे रहिएगा। फिलहाल इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष आपके विकी मैकडोनाल्ड है। ठीक है, 1927 में बना है आपका। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 क्वेश्चन है कि फैक्ट बुक जैसे द CIA वर्ड फैक्ट बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा आपका, जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं, देशों के बारे में संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 क्वेश्चन पे, UGC की मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति के 2001 के अध्यक्ष कौन थे। तो 43 को हो जाएगा बी, प्रोसियार करी सिद्धपा जी हैं। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। 44 का देखिएगा, कोई भी परेशानी हो कि या क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। CBI का प्रकाशक कौन है। तो 44 का हो जाएगा आपका बी। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में करके बताइएगा। और फिलहाल आप आंसर बताने से पहले खुद कोशिश कीजिए आंसर बताने का, और कितना सही हो रहा है अभी भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल 45 क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। ओपेक पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे RFID ओपेक आदि जैसे अपनाए का समर्थन करता है। तो 45 का डी हो जाएगा इसका आंसर, पंचम सूत्र का करता है। फिलहाल डी स्पेस क्या है। तो फिलहाल डी स्पेस आपका एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 क्वेश्चन है, गाइड टू रेफरेंस बुक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है। ये सवाल जरूर आएगा, ये आपका बिहार साक्षरता में आया हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आया हुआ है तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, तंजावुर में स्थित है। और मैं आपको ये दे नहीं सकता क्षमता वाला, इसी कारण मैं बता दूंगा एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा। 4 एग्जाम हुआ है, चारों एग्जाम के बारे में बता दूंगा कि कौन सा सवाल पूछा गया है। फिलहाल 48 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना और मध्ययुगीन पुस्तकालय है। इसे तार के पत्ते और पांडुलिपि और कागज पर लिखे गए कार्यों का है। यूरोपीय भाषा कृति शामिल है इसमें। चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं। रंगनाथन द्वारा सुझाए गए सॉफ्ट फार्मूला का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, पुस्तकालय के विभिन्न अनुभाग के लिए आवश्यक कर्मचारी की संख्या निर्धारित करना। चलिए 50 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्नी कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो 50 का हो जाएगा ए, साहित्य और कलात्मक कार्यों का संरक्षण करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सरकार पे। 30 तारीख को नोटिस आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग हौसला ना हारें, अचानक आ गया तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।